एमपीएसआई की तैयारी मैंने लगभग 3 महीने की है। एमपीएसआई में 3rd रैंक, अभी एक और रिजल्ट बाकी है मेरा एमपीएएसआई का, जिसमें आपका बहुत योगदान रहा है। तो परीक्षा का जो पैटर्न था अभी कि हम पुराने पैटर्न से करें या फिर नया आएगा उससे करें या फिर क्या पढ़ें, क्या मतलब कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा, सबसे पहले फ़ोन किसको किया फैमिली में? चीज़ रखिए दिमाग में कि 6 महीने, मुश्किल से 6 महीने में आराम से क्रैक हो जाएगा। कि आप कितने दिन से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। फाइनली आप क्या संदेश देना चाहेंगे फाइनली? बस इतना ही कहना चाहूँगा। सबसे पहले आप जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसआई गोविंद धाकड़ और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विद सिलेक्टेड चैनल पर। आज हमारे साथ में हैं पीएसआई के सिलेक्टेड कैंडिडेट जिन्होंने ओबीसी से 3rd रैंक हासिल किए हैं। जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसी क्या पढ़ाई की, उनको कहाँ कहाँ दिक्कत आई थी और इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और इनके पूरे सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इसमें। और आपको क्या करना चाहिए इस टाइम, आपको किस टाइप से पढ़ाई करना चाहिए, इन सब में आपके जो छोटे छोटे डाउट होते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्वागत है गौरव जी आपका इस चैनल पर और आपने टाइम निकाल कर हमको दिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन के लिए और आपके सभी परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका अच्छे से सिलेक्शन हुआ और आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गौरव यादव है, मैं अशोकनगर ज़िले से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन अशोकनगर ज़िले से पूर्ण की है और मैं एमपीएसआई की तैयारी कर रहा था क्योंकि मैं पीएससी स्टूडेंट रहा हूँ, तो पीएससी बैकग्राउंड से रहा हूँ और एमपीएसआई की तैयारी मैंने लगभग 3 महीने की है, जो कि अच्छे से कंसिस्टेंसी बना के की हुई है। अच्छा, आप ये बताइए कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं जुलाई 2022 से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था क्योंकि मैं 2 साल लगातार उसी की कोचिंग्स की मैंने और लगा रहा उसी में। उसके बाद मैं वनडे एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट हुआ, पीएससी को भी साथ में लेके चलते हुए। तो सर मैंने पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल में 416 रैंक हासिल की यूआर कैटेगरी से और अभी एमपीएसआई में 3rd रैंक ली है ओबीसी कैटेगरी से। और सर अभी एक और रिज़ल्ट बाकी है मेरा एमपीएएसआई का, जिसमें आपका बहुत योगदान रहा है क्योंकि मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियोस, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करता रहा हूँ। तो उसमें आपकी भी बहुत मदद रही है, उसके लिए थैंक यू। अच्छा, एक्चुअल में मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये यूट्यूब चैनल जो मैं अभी रन कर रहा हूँ जी सर, उसे वाकई में हेल्प होती है क्या बच्चों की? जी सर, बिल्कुल निश्चित रूप से आपके यूट्यूब चैनल से बच्चों की बहुत हेल्प होती है क्योंकि विशेषतः एएसआई में तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है क्योंकि और कोई था ही नहीं, एकमात्र यूनिक चैनल थे सिलेक्शन विद सिलेक्टेड और बहुत हेल्प हुई है सर उस चैनल से। अच्छा, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बहन भाई कितने क्या है आप बताइए? सर हम 2 भाई हैं, मेरे से एक बड़े भैया हैं और मैं सर एक किसान फैमिली से संबंधित हूँ। मेरे पापा किसानी का कार्य करते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि ये अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और अभी इनका सिलेक्शन हो गया है। रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है, जैसा आपको पता भी होगा। इनके फैमिली वाले वेट कर रहे हैं कि कब हमारा बच्चा है, कब हम उसको, मतलब एक जो एक्साइटेड होते हैं ना कि अब वो जल्दी से आए घर पर। और अभी गौरव जी को यहाँ से रवानगी नहीं मिल पा रही है, बाकी रवानगी आज मिल गई है लेकिन अब वो कल जाएंगे। कुछ प्रोसीजर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होती है ना वो इनके अंदर है। इतनी जल्दीबाजी में है ये कि मुझे आज ही निकलना है, आज ही करना है सब कुछ, कल में ही सुबह बस है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये आप जब समझेंगे जब आपका किसी चीज़ में सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपको जो सारी फीलिंग इनके अंदर है वो आपके अंदर भी होगी। तो अभी ट्रेनिंग में कैसा क्या चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सर शुरुआत में यहाँ पे आए थे तो थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि नई जगह थी, नए लोगों से मिलना हुआ था और एकदम से ऐसे एनवायरनमेंट में आना जहाँ पे कोई फैमिली वाले नहीं होते या फिर आपके कुछ दोस्त पूर्ण रूप से बिछड़ जाते हैं, तो शुरुआत में एक हफ़्ता बहुत अजीब लगा। लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत मज़ा आने लगा है। बहुत जगह बहुत बेहतरीन है ये पीटीसी इंदौर। मुझे लगता है सबसे बेस्ट अगर कोई पीटीसी है तो पीटीसी इंदौर है। यहाँ के जो डीआईज़ हैं, जो उस्ताद हैं, जो सर हैं, वो बहुत बेहतरीन हैं और सब चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड होती हैं चीज़ें, लेकिन ये वो भी आपको परफेक्ट बनाने के लिए होती हैं, आप जिसमें मास्टरी हासिल करो। और मेरे को सर ये पीटीसी बहुत अच्छा लगा है। अभी आपकी एमपीएसआई का भी जब ट्रेनिंग होगी तो लगभग इसी टाइम पीरियड की रहेगी जैसा कांस्टेबल की जो हो रही है ना, उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं, जैसे कि इंडोर क्लासेस तुम्हारी कुछ सिलेबस चेंज हो जाएगा और आउटडोर में थोड़ा बहुत सेम लगभग यही रहेगा। तो लगभग ट्रेनिंग तो तुम्हें यहाँ भी करनी है और वहाँ भी जाकर करनी है ना। पर थोड़ा सा परीक्षा का जो पैटर्न था अभी
सर। और अभी थोड़ा सा बदलाव होने की एक संभावना जताई जा रही है कि इसमें शायद संभावना है कि इसकी जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है, और जो पैटर्न था कि अभी पहले प्री था, फिर मेंस था, फिर फिजिकल इंटरव्यू, सारी चीज़ें थी, लेकिन अब इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस होने की कोई संभावना जताई जा रही है। और अभी जो ईएसवी ले रहा था, अब क्या होगा, पुलिस विभाग में ही पुलिस भर्ती बोर्ड बनने जा रहा है और लगभग उसकी सारी मंजूरी भी हो गई है, और उसी माध्यम से आपका एमपीएसआई का एग्ज़ाम होगा। आपने इस परीक्षा पैटर्न को कैसे डील किया कि आपको मतलब जब तैयारी करते हैं तो ऐसा लगा रहा था कि आपका फाइनल सिलेक्शन वाकई में हो जाएगा? कुछ कॉन्फिडेंस बोलता है ना कि हाँ मैं ये मेरे लायक है, मैं कर लूँगा इसको? सर शुरुआत में तो थोड़ा लगा था कि टफ़ है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें होती गई, जैसे प्री हुआ, उसके बाद मेंस हुआ, फिर फिज़िकल इंटरव्यू, तो जैसे ही इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था तो हम ऐसे ही इंटरव्यू के बाद, हमारे एक दोस्त हैं उनकी भी रैंक 11th है, तो हम ऐसे ही होटल रूम में बैठे थे, ऐसे ही मजाक मस्ती में हमारी वीडियो बन रही थी, तो उनका एक स्नैप है मेरे पास। उन्होंने बोला था कि तुम्हारा मतलब मेरा नाम लेके कि गौरव यादव ओबीसी रैंक में आने वाले परीक्षा परिणाम में टॉप 3 में जगह बनाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ भी। यादव अपने पूर्ण होशो आवाज में ये घोषणा करता हूँ कि गौरव यादव ओबीसी के टॉप 3 में अपनी जगह बनाएगा मध्य प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक और सूबेदार भर्ती परीक्षा में, जो कि टॉप 3 रैंक थी वो हासिल भी की। और इसके अलावा शुरुआत से ही अगर देखा जाए कि एमपीएसआई का जो न्यू सिलेबस आया था इसी बार, क्योंकि परीक्षा 7-8 साल बाद हुई थी और थोड़ी नई चीज़ें भी थी, नया सिलेबस था, लेकिन मैं पीएससी बैकग्राउंड से था तो मेरे को थोड़ा ऐसा शुरुआत से ही कॉन्फिडेंस था कि ये परीक्षा मेरे लिए बिल्कुल आई है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि मैं रनिंग में लगातार 2-3 पेपर दे चुका था, तो एक वो कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि उनमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे मेरे। और शुरुआत से लगा रहा, मैं अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, कंसिस्टेंसी थी और पूर्ण रूप से मैं इसी चीज़ में लगा रहा, तो आज यहाँ तक पहुँच पाया। ओके, चलो एक क्वेश्चन और ये है कि अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन यही है कि अभी इस पुराने पैटर्न पर तैयारी करें या फिर नए पे करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं दे नहीं पाता क्योंकि अभी मेरा बेबी हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। जी सर। तो मैं अपडेट भी नहीं कर पा रहा और बता भी नहीं पा रहा, तो मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सबको थोड़ा सा बता देते हैं कि अभी किस टाइप से उनको तैयारी करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जेन्युइन एक डाउट है कि हम पुराने पैटर्न से करें या फिर नया आएगा उससे करें, या फिर क्या पढ़ें, क्या मतलब? देखिए, ये चीज़ हर किसी के लिए डाउटेड है। जब तक कोई सिलेबस नहीं आ जाता, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कोई भी पूर्ण रूप से ये कह सकेगा कि पेपर कैसा होगा। लेकिन हम कुछ तैयारियां ऐसी कर सकते हैं जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, एमपी हुई, मैथ्स, रीजनिंग हुए, ये हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हमको एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी आता है। और इसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन होती हैं, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो एक कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग हर परीक्षा में अच्छे स्तर का पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए। ये गौरव जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो सिलेबस को मत देखो कि सिलेबस क्या होने वाला है, अभी जो मतलब अभी जो पूर्व सिलेबस था उसी को देखो, और बाकी जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ो। थोड़े बहुत क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सब्जेक्ट चेंज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा चेंज होगा। सिलेबस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब जो प्री मेंस, उसको एक कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही रहेंगे ही, है ना। जो कोर सब्जेक्ट है आपको वही पढ़ना है। अगर कोई सिलेबस चेंज होता है मतलब होना होगा तो भी आपको यही पढ़ना है। तो मेरी एडवाइस भी यही है कि आप कोर सब्जेक्ट जो है उन पर अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। आपका इंटरव्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा जी और सर। कितने नंबर का हुआ था इंटरव्यू? सर थोड़ा सा बताएं। इंटरव्यू 50 मार्क्स का था, जिसमें मुझे 36 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। और इंटरव्यू मेरा 9 तारीख को था, जैसे फिजिकल, तो उसी दिन इंटरव्यू भी था। तो इंटरव्यू मेरे को लगा था कि बहुत हार्ड है, लेकिन शुरुआत में थोड़े क्वेश्चंस गए आउट ऑफ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इंटरव्यू बढ़ता गया आगे, लगभग 10 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, तो उसके बाद मेरे अच्छा गया, मतलब लगभग हर क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था। अगर जैसे मेरे से 40, 45, 50 क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, उनमें अगर 5-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन को भी छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर किए थे। मतलब एक तो ऐसे कोई क्वेश्चन जो एक आपको बताने लायक हो कि हाँ बता सकता हूँ मैं, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या पूछते हैं? सर जैसे कि मैं अशोकनगर ज़िले से हूँ, तो अशोकनगर ज़िले के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि अशोकनगर का पुराना नाम क्या है, अशोकनगर का नाम अशोकनगर क्यों पड़ा, अशोकनगर के पास में जो चंदेरी स्थित है वो क्यों प्रसिद्ध है, उस पे किसका शासन था, अशोकनगर ज़िले में कौन सा युद्ध हुआ था,
और अशोकनगर ज़िले में जो चंदेरी साड़ी बनाई जाती है उसका फैब्रिक क्या था, चंदेरी के अलावा और मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जो साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और अशोकनगर किन नदियों के बीच में स्थित है। सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उसमें हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि बाबर प्रथम बार भारत में कब आक्रमण किया था, प्रथम मुस्लिम शासक भारत में कौन थे, और ऐसे सर बहुत सारे क्वेश्चंस। ऐसा कोई सिचुएशन बेस की आपको इस टाइप की सिचुएशन होती है तो उसको आप कैसे डील करेंगे, अगर एज अ सब इंस्पेक्टर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो लॉजिकल कोई क्वेश्चन हो? सर मेरे से लॉजिकल क्वेश्चन तो कम ही पूछे थे, मेरे से कोर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे थे, जैसे फैक्चुअल या हिस्ट्री या फिर मेरे अपने बारे में, हॉबीज़ के बारे में। ऐसा फैक्चुअल वो सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं पूछा था। सर यही पेपर पैटर्न का बताना चाहूँगा कि जैसा कि अभी मान लो नया आया था, नया सिलेबस था, इसके ऊपर 2-4 परीक्षाएं होनी थी सेम पैटर्न पे, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया क्योंकि पहले प्री दिया, उसके बाद मेंस दिया, फिर फिजिकल की भी तैयारी की, उसके बाद इंटरव्यू भी किया, और इन सब में बीच में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे याद है शायद मेरा 10 मार्च को प्री का रिज़ल्ट आया था और अभी शायद 7 जुलाई को फाइनल रिज़ल्ट आ गया। तो मार्च से अप्रैल मई जून यानी 3 महीने में उन्हें मेंस भी करवा लिया, फिजिकल भी करवा लिया, इंटरव्यू भी करवा लिया। तो 3 महीने वैसे सुनने में भले ही बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन उनकी सबने देखा होगा क्योंकि सिलेबस बहुत हार्ड रहा है। आप पूरा पेपर बंद देखें, उसमें हिस्ट्री थी, सोशियोलॉजी थी, उसके बाद पॉलिटी थी, फिर अगले पेपर में साइंस टेक थी, जिसका कोई मटेरियल ही नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए कि किस चीज़ से पढ़ा जाए, और उसके बाद मैथ रीजनिंग भी थी। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, इसके लिए अगर टाइम कम दिया हो और इतने जल्दी सारे पेपर्स ले लिए जाएं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। बाकी सिलेबस कुछ भी हो, परीक्षा पैटर्न कुछ भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए बार बार, क्योंकि अगर आपकी ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो आप बहुत से लोगों से बहुत आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि टफ़ चीज़ लगभग हर व्यक्ति की गलत होती है, लेकिन अगर आप सरल चीज़ें गलत करते हो तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे पहुंच जाते हो। इसीलिए सरल चीज़ें गलत मत कीजिए, टफ़ चीज़ को पढ़िए लेकिन सरल चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी यही रही है कि मेरे पास नोट्स खुद के बनाए हुए थे, मैंने कहीं से भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, लेकिन बहुत कंसाइज नोट्स बना लिए थे मैंने, तो मैं उनको ही बार बार रिवीजन करता था, इसीलिए मेरे सरल क्वेश्चंस गलत नहीं हुए। बाकी टफ़ क्वेश्चंस छोड़े भी हैं मैंने, तो वो दिक्कत भी नहीं हुई उनसे मुझे, क्योंकि वो सिर्फ मैंने ही नहीं छोड़े या सिर्फ मेरे ही गलत नहीं हुए, वो लगभग हर व्यक्ति के वो गलत हुए या उन्होंने छोड़े। और दूसरा ये है कि अभी नेगेटिव मार्किंग भी अभी ऐड ऑन हुई है इस बार और आगे भी होगी, तो इससे आपने कैसे उसको डील किया कि इससे कैसे अपन को ऐसे क्वेश्चन को बचना है कि अपने माइनस मार्किंग ना हो, तो उससे कैसे आपने डील किया है? सर नेगेटिव मार्किंग से बहुत फ़र्क पड़ा तो है, क्योंकि मैंने भी जैसे पेपर सॉल्व किया तो उन क्वेश्चंस को मैं बहुत बचता रहा हूँ जिनका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मतलब मैंने क्वेश्चंस सबसे पहले वही लगाए थे जो मैं 100% श्योर था, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जो 50-50 थे। मतलब ऐसे तुक्केबाजी तो मैंने बहुत कम की है कि मतलब ना के बराबर, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा वो मैक्सिमम मैंने छोड़ा ही था। मतलब कि 4 ऑप्शन में से तुम्हें एक भी नहीं आप पता कि हाँ ये नहीं हो सकता, तो उसको अपन को छोड़ ही देना है। बाकी ये रहता है कि 4 में से 2 का रहता है कि यार ये दोनों में से कुछ हो सकता है, तो वो अपन लगा सकते हैं। इस टाइप से आपने प्रैक्टिस की थी? जी सर। राइट। अच्छा, एक बात ये भी है कि मतलब एक टाइम के बाद अगर तुम कंसिस्टेंसी से अच्छे सही डायरेक्शन में पढ़ते रहोगे तो एक टाइम आता है कि जब तुम्हारे एक साथ कई सारे एग्ज़ाम निकलते हैं। जैसे गौरव जी, जहाँ तक मुझे पता है, इनका MPSI में अभी हुआ है, MP पुलिस कांस्टेबल में अच्छी रैंक से हासिल मतलब इन्होंने प्राप्त किया है, और इसके अलावा ASI ये भी इन्होंने क्रैक मतलब कर लिया है, बाकी उसका वो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और इसके अलावा भी कोई और एग्ज़ाम जो आपने निकाले हो मुझे बताया नहीं हो? जी नहीं सर, अभी तो मैंने MPPSC दिया है मैंने 2 बार। हाँ। तो वो लगभग 2-2 मार्क्स से मेरा प्री रह गया है, उसका मेरे को मलाल है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं एक अच्छी पोस्ट पे आ गया हूँ अभी। हाँ। बाकी अपनी पढ़ाई मतलब जारी रखूँगा। MPPSC के लेवल की ही ये जॉब है MPSI, ये 3600 पे ग्रेड की जॉब है, 2 स्टार थानेदार की पोस्ट, मतलब एक अलग ही लेवल की जो जॉब होती है ना ESP की, वो है ये। मतलब आसपास जब कोई भी सब इंस्पेक्टर आपको दिखता होगा ना, उसके चर्चे अलग ही होते हैं। एक समाज में जो रुतबा है ना MPSI का है, जितना MPPSC का ना उससे थोड़ा बहुत तो अपन का मान सकते हैं, लेकिन उसके इक्वल ही मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोस्टिंग उसमें भी शायद 2800 ब्रिगेड से भी होती हैं, है ना। तो एक उसी लेवल की जॉब आप मान सकते हैं। और इसके अलावा आपका जब सिलेक्शन जब हुआ, अपने रिजल्ट आपको पता चला कि मेरा रिजल्ट आ गया है, और किसने आपने ही देखा है, किसी और ने बताया कि आपका तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है?
जी नहीं सर, वो रिज़ल्ट आया था तब मैं यहीं पीटीसी में ही था। हाँ। और मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे को एक दोस्त थे जिनकी 11th रैंक है, जिनका भी मुझे फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आ गया, तुमने देखा कि नहीं। तो उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था कि रिज़ल्ट आ गया। मैंने देखा, ओपन किया तो रैंक 3rd, मेरे को देख के बहुत खुशी हुई। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, तो उसके बाद से फिर चीज़ें वही नहीं। अच्छा, सबसे पहले फ़ोन किसको किया फैमिली में? सर अपने पापा को, क्योंकि मैं सबसे अगर ज़्यादा किसी को चाहता हूँ, किसी से सबसे ज़्यादा लगाव है तो मुझे अपने पापा से है। अच्छा जी और फैमिली में कौन कौन मतलब आपको सपोर्टिंग टाइप के कोई आपके फादर रहे हैं या फिर बिल्कुल कि सर। ठीक ठाक हाँ चलते रहे, भाई पढ़ाई चल रही है? नहीं सर, बिल्कुल सपोर्टिंग रहे, उनकी तरफ से पूर्ण रूप से समर्पित रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरी फैमिली में पापा हैं, मम्मी हैं, बड़े भैया हैं, भाभी हैं, दादी हैं मेरी। और हमेशा से उनका एक ही टारगेट रहा था कि इनको मतलब मुझे अच्छी कोई सी जॉब पे देखना चाहते थे, किसी अच्छे उच्च पद पे देखना चाहते थे, क्योंकि मैं धन्य हूँ कि उनकी ये अभिलाषा पूर्ण कर पाया हूँ। एक बात और मैं मतलब सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, शायद आप ये वीडियो देखते होंगे, मैं देखते भी हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे एक लड़की आई थी, वो बोल रही थी आपके मेरे पापा लो, उस लड़की के पापा वीडियो देखते हैं मेरी। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको ओनली उनको पैसे देकर सिटी में भेजना नहीं है कि आपको कोचिंग करा देना है, इतनी फीस लगेगी दे दी। उसको मेंटली सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है ना? तो आप जहाँ जब ज़रूरत पड़े तो उसको एक मेंटल सपोर्ट के लिए भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। उससे मतलब 2-4 दिन में या रोज़ अगर आप फ़ोन कर सको तो पूछ भी सकते हैं कि बेटा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम मतलब जब स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे मतलब स्ट्रेस होते हैं, कोई एग्ज़ाम अपना क्रैक नहीं हो पाता है, बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से एक आध एग्ज़ाम में अपन सिलेक्शन ले पाते हैं। तो जो स्ट्रगल के टाइम सपोर्टिंग रोल मतलब होना चाहिए पेरेंटिंग का, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे से सपोर्ट करें। नॉट ओनली कि आपको पैसे दे देना है, बस वो सपोर्ट नहीं होता, आपको मेंटली रूप से उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मतलब किसी को संदेश देना चाहेंगे आपके मम्मी पापा को, अगर ये वीडियो शायद वो भी देखेंगे? जी सर। पहुँच ही जाएगी। जी सर। सर अब मैं संदेश देने के लिए तो अभी मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं मुंह पे, बाकी मैं उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। जो जहाँ भी मैं आज हूँ, जहाँ भी खड़ा हूँ, जो भी हूँ, सब उन्हीं की कृपा से हूँ। तो सर उनके लिए कुछ भी कहूँ, वो सब कुछ छोटा है, वो ही सब कुछ है मेरे, इसलिए उनसे मैं हूँ, मुझसे उनके लिए कुछ भी नहीं है सर। चलो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी MPSI की कब तक आने वाली है। आपके पास भी कई सारे फ़ोन मतलब आ ही रहे होंगे कि अब बताओ नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो आपकी कोई राय कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है? सर मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आए थे और काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स और सब कुछ किया, मतलब यही जानने के लिए कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी MPSI की। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जितना मैंने आर्टिकल से पढ़ा है, जितना वीडियोस पे देखा है, या कहीं से भी सोर्स, कुछ भी सोर्स रहा, तो ऐसा ही लग रहा है कि नवंबर या दिसंबर में लगभग MPSI की नोटिफिकेशन आने वाली है, और ऐसा हो सकता है कि आ भी जाए। तो दोस्तों देखो, नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपको वाकई में इनकी तरह सिलेक्शन लेना है तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको अभी से कंसिस्टेंस होकर आपको पढ़ाई करना है। आपको बिल्कुल डेली फिक्स कर लो कि आपको ज़्यादा नहीं कि 12-13 घंटे, 8-9 घंटे फिक्स कर लो कि हमको MPSI का ये सिलेबस है और इसी को हमको 8-9 घंटे अच्छे से देना है, पूरा फोकस होकर, पूरा दिमाग लगा कर देना है। ये नहीं कि एक साइड मोबाइल चल रहा है, उसमें वेब सीरीज चल रही है, या फिर कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ और पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल फोकस होकर करो, और 8-9 घंटे अभी से आप कंसिस्टेंस होकर पढ़ाई करोगे तो आप इजीली मतलब ये सिलेबस को कवर कर सकते हैं शायद, है ना। सिलेबस कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है सर, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है। बस एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए, कंसिस्टेंट रहिए चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, अपने साथ किसी भी प्रकार की गद्दारी मत करिए, क्योंकि एक बार जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो चीज़ें बहुत हद तक बदल जाती हैं। लगभग हर व्यक्ति का आपके प्रति नज़रिया बदल जाता है, आपके आसपास के लोगों का बोलचाल बदल जाता है, आपसे किस प्रकार बात करते हैं, ये मैंने कुछ 6-7 दिन में महसूस कर लिया है। इसलिए बस एक चीज़ रखिए दिमाग में कि 6 महीने, मुश्किल से 6 महीने में आराम से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा पहले से नहीं की थी इसकी पढ़ाई। हाँ, मान रहा हूँ बैकग्राउंड अच्छा था, चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी, बेस मजबूत था, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस है वो इतना ही आया कि 5-6 महीने में ही हो जाएगा आराम से। इसलिए उस चीज़ को दिमाग में रखिए कि सिलेक्शन लेना है, मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप कितने दिन से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा मोटिवेशन, उससे ज़्यादा मतलब कुछ भी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अभी इंटरव्यू और फिजिकल इसकी भी तैयारी करना चाहिए या फिर ये साथ में मतलब उसके बाद हो जाती है? फिर इंटरव्यू की अलग से कोई तैयारी होती है कि इसी में सब कुछ हो जाता है, ये बेसिक जो नॉलेज अपने पास है, या फिर कुछ अलग से तैयारी करना चाहिए बच्चों को? सर फिज़िकल का बताऊं तो फिज़िकल का तो ऐसा है, अगर कोई लीन बॉडी है, मतलब ठीक बॉडी अच्छी है उसकी, ज़्यादा फैट वगैरह नहीं है ना, तो फिज़िकल तो हो भी जाता है, इतना ज़्यादा कोई फिज़िकल वो नहीं है दिक्कत। लेकिन इंटरव्यू का पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा है उसका ना कोई सिलेबस होता, ना कोई कोर एरिया होता, कहाँ से क्या पूछ लेंगे। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़िए कि बिल्कुल वो बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू हुआ था तो बुलेट्स क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से। एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया, तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया, तुरंत तीसरा क्वेश्चन पूछा। मतलब ऐसे बैक टू बैक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि आपको सोचने के लिए मौका नहीं मिलता। इसीलिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए उस कंसिस्टेंसी के साथ, तो उससे दोनों चीज़ें कवर हो जाती है, ना पेपर बल्कि मेरे हिसाब से इंटरव्यू भी अच्छे हद तक कवर हो जाता है। बाकी रही बात फिज़िकल की, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कमज़ोर हैं, कुछ है, तो फिर साथ में सुबह या शाम 1 घंटे के लिए रनिंग करते रहिए। रनिंग से ही कवर हो जाता है बहुत। चलो अपन बात करते हैं कि MPSI की जो वर्क प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या काम रहेगा, और दूसरी बात इनका प्रमोशन कब तक हो जाता है MPSI में, और इस पर अपन चर्चा करते हैं। आपको कुछ नॉलेज है प्रमोशन के बारे में और वर्क प्रोफाइल के बारे में? सर जितना कि मुझे जानकारी है, मतलब ऐसा मोटा मोटा पता है कि लगभग हर 10 साल में, अगर आपकी SR सर्विस रिकॉर्ड बुक सही रहती है, तो लगभग हर 10 साल में आपका एक प्रमोशन हो जाता है। आप बता दीजिए, आपको अच्छे हाँ, से पता चलो है। मैं बता देता हूँ। MPSI का या फिर किसी भी MP मतलब पुलिस की जो विभाग है, उसमें जो प्रमोशन का अभी क्राइटेरिया चल रहा था, कार्यवाहक प्रमोशन दिया जा रहा था, जिसको निरस्त करते हुए अभी परमानेंट प्रमोशन बोल सकते हैं, जिसमें अभी लगभग 5 से 7 साल देखा जाता है कि आपकी ड्यूटी इतनी हो गई है क्या। उसके बाद आपकी ACR देखी जाती है कि आपने वार्षिक जो कोई टीप में आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, आपकी कोई विभागीय जांच तो नहीं चल रही है, आपकी सजाएं कितनी हैं, आपकी निंदाएं कितनी हैं, वो सारी काउंट करके आंकड़ा लिया जाता है कि आपका मोटा मोटा कितना है। मतलब एक आपकी एवरेज भी वो वर्क, मतलब आपका जो वर्क कल्चर रहेगा, ACR जो लिखी जाएगी, आपको 7 से 8 साल में ईजिली प्रमोशन हो जाएगा। अभी जो चल रहा है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी 2-4 दिन पहले ही ये प्रमोशन चालू हुए हैं अभी ये। तो उस हिसाब से 7 से 8 साल मैक्स इतने में प्रमोशन हो जाएगा। और पहले जो चल रहा था 2019 के बाद से, उसमें कार्यवाहक प्रमोशन चल रहा था जो 10 साल में हो रहा था। ठीक है, तो वो एक डिपेंड करता है कि जिले में, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग है, उसमें SI के बाद निरीक्षक के पद कितने खाली है, और आपकी जो ड्यूटी का जो टाइम है लगभग 7 से 8 साल का मिनिमम हो जाना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है ना। और दूसरी अपन इसकी वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, तो आपको अच्छे से पता ही होगा, पहले आपने जब तैयारी की होगी, वो ये सारी चीज़ें सब देख के ही करते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या क्या इसकी वर्क प्रोफाइल है। सर वर्क प्रोफाइल तो ज़्यादा मुझे भी नहीं है पता है। एक भैया हैं हमारे, वो भी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। तो बस सबसे पहले वही मोटिवेशन थे कि उनको ही देख के पढ़ाई करना चालू किए थे कि एक ऐसा ही बनना है। बाकी थानेदार, दरोगा, ये सारी चीज़ें समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं, समाज में बहुत सुना हुआ है, और ख़ुद भी देखा है कि लोगों की पुलिस के प्रति क्या छवि है और क्या रिस्पेक्ट है। चलो देखो, थोड़ा सा और मैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो थाना का जो क्षेत्र होता है ना, तो वहाँ पर थाना इंचार्ज होते हैं TI साहब, उनके अंडर में SI काम करते हैं। तो बोला जाए तो वहाँ का जो पूरा जो थाना क्षेत्र रहेगा, उस पूरे एरिया का मतलब सर्विस देने का मौका आपको मिलेगा, वहाँ के लोगों की हेल्प करने की आपको जो मौका मिलता है ना एज आ MPSI, वो आपको मौका मिलेगा। और आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहेंगी, आपको प्राउड भी फील होगा कि यार ये अगर मैं इस जॉब पर नहीं होता तो शायद मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाता लोगों के लिए, जो एज आ मतलब नॉर्मल इंसान कोई नहीं कर पाएगा इतना। तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं वहाँ पर आपको मतलब लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा जब आप प्रमोट हो जाओगे तो पूरे थाना क्षेत्र जो लगेगा आपका, उसके इंचार्ज आप रहोगे। कोई भी क्राइम होगा आपको ही डील करना है, आप किसको मतलब सारी चीज़ें आपको ही कवर करना है उसमें, या आप किससे करवाते हैं वो आप पर डिपेंड रहेगा।
और इसके बाद 7-8 साल बाद जब डीएसपी बन जाओगे तो एक अनुभाग दे दिया जाता है, जिसमें पूरे अनुभाग में 4-5 थाने आ जाते हैं, किसी में 2-3 भी 3-4 भी आते हैं, किसी में 5-6 भी आ जाते हैं, तो उसके इंचार्ज आप बन जाओगे। तो ये प्रमोशन का ऐसा है कि निरीक्षक बनते हैं, निरीक्षक के बाद डीएसपी के बाद एडिशनल एसपी, कभी जो 1990 के पहले के मतलब मैंने देखे हुए हैं वो एसपी भी बन गए हैं। तो लगभग ये मान सकते हैं कि एडिशनल एसपी तक तो मतलब पहुंच सकते हैं इजली, मतलब रिटायरमेंट तक, ठीक है। सारी फैसिलिटी मिल जाती है आपको, कहीं भी कोई केस स्टडी के लिए दिया जाता है या फिर कोई केस दे दिया जाता है तो इनको सारी सुविधाएं देते हैं। 4-5 इनकी टीम बना के देंगे आप इनको, है ना, और गाड़ी भी देते हैं कहीं आने जाने के लिए, और रहने के लिए घर भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगी। सारी चीज़ें जो रहती हैं गवर्नमेंट जितनी देना चाहिए उतना देती है। और बाकी प्रतिष्ठित मतलब जॉब है ये। थाने का जो लोग रहते हैं ना वहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपका कहीं ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। तो ये रोल रहता है एमपीएसआई का। प्रेशर के बारे में बताइए सर, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि इस जॉब पे एक प्रेशर बहुत रहता है कि विवेचना से लेकर के हर फील्ड में आपको हाँ, एक और इसमें ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें, मतलब अपना वर्क और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको मैनेज कैसे करें। एक कॉमन डाउट होता है जो कोई तैयारी कर रहा होता है, उससे पहले ये जानकारी आता है कि इसमें तैयारी करें तो हम इसमें जॉब कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसमें ऐसा है कि आपको छुट्टी का ऐसा नहीं है कि संडे सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी नहीं रहता। आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे ड्यूटी डेली करना रहेगा, और इसके अलावा आपका जो एलओ ड्यूटी होती है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी जैसे बोलते हैं, वहाँ भी जब आसपास जो भी कोई एलओ ड्यूटी में भेजी जाती है या फिर आपके एरिया में कोई वीआईपी नेता या कोई और आ जाते हैं तो वहाँ भी आपकी ड्यूटी लग जाती है, तो वो भी आपको करना है। और आपकी जो क्राइम जो केस आपको दे रखे हैं वो भी आपको करना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है कभी कभी। लेकिन अगर आप फैमिली साथ में रखते हैं, आपको क्वार्टर थाने के पास में अलॉट हो गया है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका फैमिली दूर रहती है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट अलग है, वहाँ पर फैमिली है और आपकी जो ड्यूटी लगी मतलब कहीं पोस्टिंग हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा मैनेज करना टफ़ हो जाता है, क्योंकि आपको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि आपको काम ही इतनी जिम्मेदारी का दिया जाता है तो वो छोड़कर आप जा नहीं सकते। तो ये है कि अगर आप फैमिली को साथ में रखेंगे तो आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। बाकी फैमिली दूर रहेगी तो आपको थोड़ा सा दिक्कत भी होगी, लेकिन आपको इतने सारे लोगों को आप उनके भलाई के लिए इतना अच्छा काम करेंगे तो आपको अंदर से सुकून भी मिलता है कि कोई नहीं, मेरी फैमिली दूर है तो क्या हुआ भाई, आसपास इतनी सारी फैमिलीज़ हैं, उनकी हेल्प करोगे तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है। मध्य प्रदेश पुलिस का जो ध्येय वाक्य है देशभक्ति जनसेवा, उसमें जो जनसेवा शब्द है वह बड़ा ही प्रेरित करने वाला है। अगर उसको देखा जाए आपको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिलता है, एमपीएसआई पद जैसा वर्क एरिया होता है वो काफ़ी फैला हुआ होता है, आपको बहुत सारी डायमेंशंस मिलते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। लोग काफ़ी विभिन्न प्रकार की परेशानियों से परेशान होकर के आपके पास आते हैं, तो अगर आप अच्छे मन से उनकी सेवा करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर अच्छे से सेवा करते रहे लोगों की तो आपको भी एक अंदर से सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। भले ही छुट्टियां मिलें ना मिलें, होली दिवाली पे आप घर जा पाओ ना जा पाओ, लेकिन आप जब महसूस करेंगे कि आपकी वजह से लोग सेफ़ फील कर रहे हैं, आपकी वजह से लोगों की परेशानियां दूर हो रही हैं, आपकी वजह से लोग अपने त्यौहार अच्छे से मना पा रहे हैं, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो, एक पुलिस की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है। क्योंकि मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन जब मैं इस परिवार का हिस्सा बना, पुलिस परिवार का हिस्सा बना, तो यहाँ आने के बाद मुझे भी महसूस हुआ कि पुलिस का जो वो होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर पुलिस एक घंटे भी अगर ना रहे तो स्थितियाँ काफ़ी दयनीय हो सकती हैं, काफ़ी परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल सकती हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि मुझे ऐसा सेवा करने का मौका मिलेगा आगे। बिल्कुल, जब कभी भी अपन कहीं ऐसी जगह जाते हैं ना कि जब अपन असहज महसूस करते हैं, और तो एक ही मतलब माइंड में एक ही वो आता है कि नहीं यार पुलिस का नंबर है तो सही अपने पास, डरने की क्या ज़रूरत है। तो यही है कि पुलिस अपना जो उसका जो रोल है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और जिस पद पर ये जा रहे हैं ना, इनके लिए ऐसे कई सारे ऐसे मौके आएंगे, इनको अंदर से प्राउड होगा और इनके फैमिली वालों को होगा, आस पड़ोस के को, पूरे समाज को भी प्राउड फील होगा कि इतना अच्छा काम ये इस पद पर रहते हुए कर रहे हैं। तो आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं MPSI की, तो आप अभी से कंसिस्टेंस होकर तैयारी करें और नोटिफिकेशन का वेट मत करो। आप बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं बीच में, उनको भी मतलब ट्राई करने की कोशिश करो। कोई एक एग्ज़ाम पर भी डिपेंड मत हो कि हमको एक ही एग्ज़ाम जीवन में निकालना है, ऐसा भी मत करो। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि बच्चे एक एग्ज़ाम को लेकर वो हो जाते हैं कि अपन मुझे बस यही निकालना है, इसके अलावा वो दूसरी चीज़ों को भूल जाते हैं कि फिर उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए। क्या एक एग्ज़ाम को ही टारगेट करना चाहिए या फिर कुछ और बीच में आ जाते हैं उनको भी टारगेट करना चाहिए? देखिए, जो कि वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए अगर, तो किसी एक एग्ज़ाम पे टिके रहना मेरे लिए लगता है बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। कोई भी इंसान हो अगर किसी एक एग्ज़ाम में लगा रहता है तो देखिए हर किसी का सिलेक्शन तो नहीं होना, ये बात तय है। इसलिए आप अपने डायमेंशंस खुले रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की ओर अपने आप को बना के रखिए, हर चीज़ का नोटिफिकेशन देखते रहिए। और मतलब ये नहीं कह रहे कि आप किसी भी चीज़ में जाइए, लेकिन जो आपके कॉमन सिलेबसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको लगता है कि सेम पढ़ाई करने से ये पेपर भी निकल सकता है, एक आध दो सब्जेक्ट ऐड ऑन करने से ये पेपर भी हम दे सकते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों में आपको बिल्कुल करना चाहिए। एक एग्ज़ाम पे तो बिल्कुल भी नहीं टिकना चाहिए। इस चीज़ के लिए तो मैं पूर्ण रूप से मना करूँगा, क्योंकि अगर एक ही एग्ज़ाम पे लगे रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है आपके करियर के लिए, क्योंकि समय कितनी तेज़ी से जा रहा है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। 2-3 साल आप पढ़ाई करते करते निकल जाएंगे, आप फिर भी वहीं रह जाओगे, तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप होगा कि शायद हम उस समय ये एक सब्जेक्ट और पढ़ लेते, तो शायद हम ये पेपर दे लेते, तो शायद हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता और शायद हमारा नाम भी मेरिट में आ जाता। तो ये जो शब्द शायद है, इसको आप अभी हटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को डायमेंशन में फैलाइए, थोड़े और सब्जेक्ट्स ऐड ऑन कीजिए अपनी पढ़ाई में और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी से सब कुछ हो जाता है, मैंने भी देखा है खुद को भी। मैं पूर्ण रूप से लगा रहा हूँ, चाहे कुछ भी होता रहा हो, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखी है, अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी मैं, बस जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बुक उठा ली तो उसी को अच्छे से पढ़ा है, उसी से अपने नोट्स बनाए हैं, उसी को बार बार रिवीज़न किया है, इन्हीं चीज़ों में लगा रहा हूँ। और मैंने भी PSC कर रहा था तो 2 साल देखे PSC पढ़ के, लेकिन उसके बाद मेरे को खुद को फील हुआ कि नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें देखना चाहिए। बाकी आप एक बार कोई भी जॉब ले लो, फिर आपकी जो भी ड्रीम है उसको पढ़ते रहिए, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा, आपको पढ़ाई भी ईजिली कर पाओगे आप बाद में। तो यही कहूँगा कि सर जितना ज़्यादा डायमेंशन हो उतना ज़्यादा अच्छा है, बाकी अपने अपने हिसाब से कोई भी देख सकता है। सही बात। मैंने भी देखा है कि कई सारे बच्चे जो क्या कहें कि एग्ज़ाम जब आता है ना, तब तो वो पढ़ने लगे शुरू कर देते हैं कि 1 महीना बचा है, 2 में 1.5 महीना उनने पढ़ना शुरू कर दिया और पिछले 6 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ा। लास्ट के जो 1.5 महीने बचे ना, उसी में पूरा कर लेना है। और उसमें भी वो क्या करते हैं, MP की अगर कोई मतलब सिलेबस को कवर करना है तो 3 किताब लेके आएंगे और उसको मेरे से बोलते हैं सर मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ ली, ये किताब भी पढ़ ली और ये इसके ऑब्जेक्टिव भी लगा लिए, इसके भी लगा लिए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि आप एक सब किताब, कोई सी भी बुक अच्छी जो लगे स्टैंडर्ड की ये अच्छी बुक है, ये सभी लोग गाइड कर रहे हैं कि हाँ इसको अपन को करना है, तो उसी को करना है। और उसको ऐसा करना है कि जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उसको रिवीजन फिर से कर पाएँ। आपने 3 किताबें पढ़ ली हैं तो 3 को रिवीजन करना मुश्किल ही हो जाएगा, है ना। तो एक किताब को परचेज़ करें और उसी को बार बार रिवीजन करें, तो उसी से आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल सर, किताबें देखा जाए तो किताब कोई सी भी बेकार नहीं होती, सारी किताबों में अच्छा ही मटेरियल लिखा जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑथर हो, वो अपना बेस्ट ही देना चाहता है, क्योंकि कोई भी चाहता है कि मेरी किताब ज़्यादा से ज़्यादा बिके, मुझे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए, उससे आप भले ही सोचते हो कि ये किताब पढ़ ली, इस दूसरी पढ़ेंगे तो शायद मटेरियल ज़्यादा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मटेरियल ज़्यादा मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको घाटा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ के आए थे उसी को अगर रिवीजन करते तो आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा बैठती, आप ज़्यादा याद रख पाते। तो यही रहेगा मेरा कहना कि आप हो सके तो कम से कम बुक्स पे डिपेंड रहिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। जो चीज़ें आप भूलते हैं या याद नहीं आती तो उनको आप बुक्स से देख सकते हैं। बाकी मेरा तो यही रहा है कि मैंने अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, भले मेरा पढ़ने में उनको समय लगा, बढ़िया स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी मैंने और अपने नोट्स बनाए। नोट्स को मैं बार बार रिवाइज़ करता गया, इतना रिवीजन कर लिया कि अभी मैं उन नोट्स को खुद हाथ से लिख सकता हूँ बिना देखे।
और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, उसके बाद आपको चीज़ें अपने आप अच्छी लगने लगेंगी, बहुत इजी लगने लगेंगी। पढ़ाई कोई ज़्यादा टफ नहीं होती, बस कंसिस्टेंसी रखिए अपने चीज़ों को लेकर। फाइनली आप क्या संदेश देना चाहेंगे फाइनली? देखिए, जब भी किसी और का भी सिलेक्शन होता था तो हम भी देखते थे, बहुत से इंटरव्यू भी देखे, बहुत से लाइव भी देखे सबको, तो बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती थी। लेकिन जब खुद किया, खुद सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट भी हुए और जब खुद चीज़ें बताने की बारी आ रही है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, शायद कोई और भी आप पे क्यों कॉन्फिडेंस करेगा। और दूसरी चीज़, कंसिस्टेंट रहिए किसी भी चीज़ को, और सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, और यही दो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें हैं। बस आपका डेटा अच्छा होना चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़िए और बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप पढ़ते हो, नया पढ़ते रहते हो, वही चीज़ें होती हैं बुक्स में। आप 10 बुक्स पढ़ोगे तो उनमें लगभग सिमिलर चीज़ें रहेंगी, थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेंगी, लेकिन उन 10 पढ़ने के चक्कर में आप रिवीजन नहीं कर पाते हो। इसीलिए एक बुक पढ़ो, अच्छी बुक पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, कंसिस्टेंसी बना के रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मैसेज बहुत ही शानदार रहा, आपको एक बार और बधाई Thank you, आपको sir. और आपके परिवार को। और इसके अलावा आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो, पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू आपको देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।